नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की एक रैली। आपको पता होगा आज इस गठबंधन की एक रैली थी रांची में, और इसमें विपक्षी गठबंधन की जितनी भी जो पार्टियां थी उनके सभी नेताओं को शामिल होना था। लेकिन एन मौके पे, जिसको हम कहें कि अचानक से जो है वो राहुल गांधी के बारे में एक मैसेज आता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई। तो इस रैली में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। तो जैसे कि आपको पता है रैली आयोजित की गई, लेकिन जब पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, हमने देखा कि पहले चरण के चुनाव में मतदान का जो प्रतिशत था वो कम रहा, मुकाबले हम 2019 या 2014 की बात करें। अब इसमें सब पार्टियां जो है वो अपने अपने तर्क दे रही है, लेकिन जो चीजें सामने निकल के आई है वो ये है कि 102 सीटों पे, लगभग 21 राज्यों की जो 102 सीटें थी उन पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो 60 के आसपास सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। जो पिछले 2019 के मुकाबले की अगर हम बात करें तो 45 के मुकाबले 60, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा जब हम बात करते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है वो कम, पहले के मुकाबले कम क्यों रहा, या मतदाता जो है वो उतना उत्साहित क्यों है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, वैसे पार्टियां अपना तर्क देगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सामने निकल के आ रहा है, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव की अगर हम बात करें तो विपक्ष जो है वो नदारद है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। आज ही की रैली की अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य की रैली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री थे, इन दोनों की जो है वो कुर्सियां लगाई गई। अब उन कुर्सियों का क्या औचित्य था वो तो खैर विपक्षी गठबंधन ही समझ पाएगा। और फिर कि उसके बाद में चुनाव की जो कैंपेनिंग की जो कमान है, आपने ये भी देखा है कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद में अरविंद केजरीवाल की पत्नी या तो सुनीता केजरीवाल को दी जाती है, या फिर हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना, उसको दी जाती है। और दोनों, पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो जेल से जो भी संदेश अरविंद केजरीवाल का होता था वो पढ़ा करती थी। अब उसी रेस में जो है वो कल्पना सोरेन भी आ गई है। और सिर्फ चुनाव का जो मुद्दा है वो सिर्फ यही मुद्दा है कि केजरीवाल जो है वो देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, और साथ में उनकी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको, जिसको कहें कि खत्म करना चाहती है। और आज तो आरोप ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हत्या कराना चाहती है। लेकिन अब अगर हम मतदाताओं की बात करते हैं तो मतदाताओं को ये अच्छे से पता है, क्योंकि मैं आपको फिर वापस से रिपीट करके बताऊंगा कि जब ईडी की तरफ से पहला सम्मन जारी किया था, अगर उस वक्त अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर चले गए होते तो शायद आम आदमी पार्टी की छवि और अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो आज कुछ अलग होती। आज हम जो है वो अलग तरीके से बात कर रहे होते। लेकिन लगातार जो है वो 9 सम्मन स्किप करने के बाद में, और 9वें सम्मन पे जब उनकी गिरफ्तारी होती है, तब ये जो छवि उनकी जो है वो नैतिकता के आधार पे बदल जाती है, और मतदाता जो है वो उनको शक और शंकाओं की नजर से देखते हुए नजर आते हैं। और इसका इसका बड़ा एक उदाहरण ये है कि इसका हमने ये भी देखा है कि मतदाताओं की बात नहीं करें, आम आदमी पार्टी जो है वो खुद भी टूटने की कगार पे आ चुकी है। सुनीता केजरीवाल वो खुद भी एक अफसर रही है, और वेल ट्रेंड, जिसको हम कहें कि कैसे जो है वो सिंपैथी का वोट अपनी तरफ किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी को इसमें कामयाबी नहीं मिली है। और इसके बहुत सारे हमने उदाहरण देखे। आम आदमी पार्टी ने अनशन करके देखा, सड़कों पे उतरने की भी कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के मतदाता या कोई शहरी, जिसको हम कहें कि दिल्ली वासी, इसमें शामिल हुआ हो, ऐसा शायद ही हमें देखने को मिला हो। तो ये स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की बनी हुई है। ठीक इसी राह पे जो है वो कल्पना सोरेन भी अब चलने लगी है। उन्होंने भी जो है वो हेमंत सोरेन का एक संदेश पढ़ा इस रैली में, और उस संदेश में उन्होंने कहा कि लगभग जो है वो बिरसा जेल में 2.5 महीने से उनको बंद कर रखा है, और उनके सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है। लेकिन जब आरोपों की बात आती है तब दिमाग में एक बात जरूर खटकती है कि जब अगर इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इनके ऊपर कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, तो फिर ईडी ने ऐसे कौन से साक्ष्य जो है वो कोर्ट के सामने रखे। जैसे हम अरविंद केजरीवाल के केस में बात करें कि कोर्ट ये कहता है कि जो साक्ष्य ईडी ने रखे हैं
उससे अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल वैध है। मतलब ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, तो जब सबूत है तो फिर आरोप जो है वो बेबुनियाद कैसे हुए? और घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर इतने लोगों की गिरफ्तारी कैसे हुई? और इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई तो फिर मनीष सिसोदिया जैसे लोग जो है वो अब तक जेल में बंद क्यों है? उनकी ना हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, ना सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, और जब भी वो जमानत याचिका लेके जाते हैं तो उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। तो ये जो है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है इस पूरे विपक्ष के गठबंधन के ऊपर, क्योंकि दो पार्टियां अब इससे जो है वो एक तौर से विपक्ष जो है वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। विपक्ष की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको लगता है कि ये दोनों मुख्यमंत्रियों को जो है वो जेल में डाला है, इस वजह से लोग जो है वो उनके साथ आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और उनको वोट करेंगे। लेकिन इससे तो कुछ ज्यादा जो है वो हासिल होने वाला है नहीं। तो इनके किसी भी रैली में हम देखेंगे, आप देखोगे कि इससे पहले भी जो रैलियां हुई है, इनके पास कोई भी चुनावों को लेके अगर कोई मुद्दा हो तो मुझे लगता है कि अभी हमने जो है वो ऐसा सुना नहीं है कि इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। क्योंकि इस रैली में अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उन्होंने भी भाषण दिया, तेजस्वी यादव ने भी भाषण दिया, लेकिन इन्होंने फिर वही बातें की जो बातें अक्सर जो है वो ये किया करते हैं। तो इनका सिर्फ मोदी को हराने को लेके एक ये जो बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा उलट अगर हम बात करें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने रैलियों की बात कर सकते हैं, तो वो जो है वो 2047 के एक विजन की बात करते हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं, वो इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन इन लोगों का मुद्दा होता है कि इन विपक्ष के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी हावी है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और दुरुपयोग के बाद में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी ऐसा कुछ जो है वो भाषण दिया है, लेकिन वो ये नहीं याद रख पाते कि उनके पिताजी जो लालू प्रसाद यादव है वो तो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, वो सजा याफ्ता जो है वो है, और मामला जो था वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, और चारा घोटाले में आपको पता होगा उनको सजा हुई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष जो है वो राजनीति करते करते कहां तक पहुंच गया है। और उसी की राह पे जो है वो कांग्रेस पार्टी भी चलने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस पार्टी की आज दुर्गति क्या हुई है, आप देख रहे हो कि लगातार उनके जो नेता है वो पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मीडिया का एक वर्ग, जिसको हम चाइनीज मीडिया, प्रोपेगेंडा का मीडिया जो है वो जरूर कह सकते हैं, जिसमें रवीश कुमार, पन्ने भूषण वाजपेयी, इसके अलावा अजित अंजुम, ये एक पूरी जो कौम है, विशाल शर्मा जैसे लोगों की, ये बड़ी एज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में जो नहीं आती वो ये है कि अगर ये लोग इतने बड़े पत्रकार है तो फिर विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने जो है वो यही कहा था कि मोदी को डर सता रहा है, फिर इतनी बड़ी बातें की, तो फिर आखिर कांग्रेस पार्टी जो है वो इनके हिसाब से जीती क्यों नहीं? जैसे कल भी आपने देखा कि पहले चरण में जब मतदान कम हुआ तो इसका आरोप जो है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई तो फिर विपक्ष कहां था? क्योंकि अगर कोई वोटर वोट देने नहीं निकल रहा है तो क्या विपक्ष भी इतना जो है वो नाकामयाब हो गया कि उस वोटर को अपनी तरफ कर सके, और वो वोटर जो है वो अपने घरों से बाहर निकले और विपक्ष के लिए वोट करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो एक सबक मिले उनके कहने के हिसाब से। लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है वो सोचने वाली बात यह है कि रवीश कुमार जैसे लोगों के जो व्यूवर्स है, उनके जो सब्सक्राइबर है, उनके जो फॉलोवर्स है, वो लगभग जो है वो 1 करोड़ के आसपास होने वाले हैं, मतलब लाखों की संख्या में है। तो फिर जब इतने लोगों इनके फॉलोवर्स हैं, तो फिर क्या ये अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाने में क्या कामयाब हो पाते हैं? अगर ऐसा है कि वो कामयाब हो पाते हैं तो हम एक बार अनुमान लगा के देख सकते हैं कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है वो 60% से भी कम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी 40% से ऊपर जो है वो मत हासिल कर लेती है, तो फिर क्या विपक्ष जो है वो 16 से 20% के आसपास सिमट जाता है और विपक्ष की ये सारी पार्टियां उसमें आ जाती है। तो फिर रवीश कुमार जैसे और पन्ने भूषण वाजपेयी, अजित अंजुम जैसे लोगों का ऐसे वीडियो बनाने से उनका फायदा क्या है? ये एक बड़ी जो है वो सोचने वाली बात है। तो फिर ये एक वैसी ही बात हो जाती है जैसे अजित अंजुम के बारे में एक पत्रकार है कुमार श्रीकांत, उन्होंने अल्टरनेट मीडिया के ऊपर गायत्री देवी के साथ में एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में जो है वो अजित अंजुम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, और उन आरोपों को लेके अजित अंजुम ने जो है उनको एक कानूनी नोटिस दिया। और फिर उसके ऊपर मैंने भी पिछले एक वीडियो में उसके बारे में बात की, और मैंने सीधे तौर पे बात की कि अगर किसी के ऊपर हम आलोचना करते हैं तो आलोचना करने के लिए कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ अपनी आइडियोलॉजी होती है।
लेकिन किसी के ऊपर अगर निजी आक्षेप किया जाता है, निजी आरोप लगाया जाता है, तो उसके पास में जो है वो पर्याप्त सबूत होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी ऐसे चैनल पे आने के बाद में जो है वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने उस वीडियो को गलत माना, लेकिन फिर भी एक खास कम्युनिटी, आप ये भी देखोगे कि ऐसे लोगों के जो फॉलोअर्स है वो किसी एक खास समुदाय के हैं। अब मैं उस समुदाय का नाम लेके जो है वो कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं, लेकिन वो लोग आते हैं और पूरा वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, समझ में उनके आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आते ही जो है वो शुरू हो जाते हैं कि आप गोदी मीडिया हो, आप ये हो वो हो। अब उनको ये पूछे कि इस वीडियो में हमने क्या बात की है, ये वीडियो किस तरफ इशारा कर रहा है, पता ही नहीं है। तो ये हाल इनके फॉलोअर्स का है। ये बात तो करते हैं, जैसे रवीश कुमार ने कल एक वीडियो में बात की कि नागालैंड के 6 जिलों में जो मतदान का प्रतिशत है वो 0 रहा, एक भी व्यक्ति जो है वो वोट देने के लिए बाहर नहीं निकला। और उन्होंने इसको लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। तो रवीश कुमार भी तो वही करते हैं जो एक तरफा जो है वो न्यूज का एनालिसिस करते हैं, दूसरा पक्ष वो देखते ही नहीं है। तो फिर आप उसको किस पत्रकार की श्रेणी में मानोगे? और दूसरी बात, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो असफल हुए, वो फेल हो गए, उनकी जो डेमोक्रेसी थी वो फेल हो गई। तो विपक्ष के लिए वोट क्यों नहीं कर रहे? वो 6 जिलों के लोग जो है वो बाहर निकलते नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और विपक्ष को वोट करते। तो क्या विपक्ष भी नाकामयाब हो गया? विपक्ष भी उनको जो है वो वोट करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया। इसलिए हमने कहा कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो है वो निराशा का है, ये चुनाव जो है वो बिल्कुल उदासीन है, क्योंकि विपक्ष को ये अच्छे से पता है कि उनकी हार निश्चित है। इसलिए कुछ बचता नहीं है विपक्ष के पास। इसलिए विपक्ष जो है वो लगातार चुनावी मुद्दों से हटके जो है वो सिर्फ जो है वो सिंपैथी का वोट लेना चाहता है। लेकिन उससे लगता है कि अभी तक इस विपक्ष का कुछ होने वाला नहीं है। फिर चाहे कितना ही ये विपक्ष जो है वो सुनीता केजरीवाल को आगे कर दे, चाहे फिर कल्पना सोरेन को आगे कर दे, इससे उन विपक्ष का कोई फायदा नहीं है। अगर विपक्ष को लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के पिच के ऊपर आके, तो उसको उन मुद्दों के साथ लड़ना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो एक उसको बना सके, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो उनको विपक्ष का एक मुख्य हथियार बना सके, एक विजन दे सके। लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी जो है वो मोदी की गारंटी के आगे आगे फेल हो जाती है। अब आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी जब 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात करते हैं, फिर भी लोग उनकी बात पे जो है वो यकीन नहीं करते। तो यकीन क्यों नहीं करते? जबकि 10 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देख चुके हैं। तो अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो इससे आप जो है वो अपना एक अनुमान, अपना एक एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव है इससे लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।